एवरीवन। अब हम लोग बात करते हैं आधुनिक शिक्षा व्यवस्था की। आधुनिक शिक्षा व्यवस्था का आरंभ 1813 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लाए हुए एक एक्ट के माध्यम से हुआ। 1813 में पहली बार ब्रिटिशर्स ने भारत की शिक्षा व्यवस्था को अपने हाथों में लिया। उसके पहले उन्होंने यहाँ की शिक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं किया। 1813 के एक्ट में उन्होंने ये व्यवस्था की कि अब यहाँ पर मिशनरीज अपने इंस्टीट्यूट स्थापित करेंगे और यहाँ के लोगों को एजुकेट करेंगे। इसके अलावा उन्होंने भारतीय साहित्य पर भी शोध करने की बात की। 1835 में लॉर्ड मैकाले ने पहली बार भारतीय शिक्षा व्यवस्था को इंग्लिश माध्यम से दिए जाने की वकालत की। उसका कहना था कि हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो देखने में तो भारतीय लगे लेकिन सोच उनकी जो है पूरी तरह से अंग्रेज़ों वाली हो, वो हमारी तरह ही सोचे उठे बैठे। इसी सोच के तहत उसने पूरे भारत में अलग अलग इंस्टीट्यूट स्थापित करवाए और वहाँ पर अंग्रेजी में शिक्षा देने की व्यवस्था आरंभ की। 1854 में वुड्स ने एक एक्ट पेश किया जिसमें उसने पहली बार भारत में यहाँ की महिलाओं को भी शिक्षित करने की बात की। उसने कहा इनको शिक्षित किए बिना हम यहाँ के समाज में ज़्यादा बदलाव नहीं कर पाएंगे। अंग्रेज़ों का मानना था कि अगर हमें एक लंबे समय तक भारत पर शासन करना है तो यहाँ के लोगों की मानसिकता बदलनी होगी, उन्हें उनकी संस्कृति से थोड़ा दूर करना होगा और इसमें शायद वो काफ़ी कुछ सफल भी हुए। कांग्रेस ने उस समय इन लोगों की इस शिक्षा व्यवस्था की आलोचना की थी। उनका कहना था कि ये शिक्षा व्यवस्था केवल उच्च वर्ग के लोगों तक ही सीमित है, आम भारतीय इस व्यवस्था से दूर है। लेकिन जब 1947 में देश आज़ाद हुआ और भारत की शिक्षा व्यवस्था को फिर से अवलोकन करने की बारी आई तो इन्होंने उसी शिक्षा व्यवस्था को अपनाया जिसे अंग्रेज़ों ने यहाँ पर स्थापित किया था। बस उसमें एक सुधार और किया। उन्होंने कहा कि अब हमें सबको शिक्षित करना है तो हम ग्रामीण स्तर तक प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना करेंगे ताकि वहाँ के भी बच्चे पढ़ सकें। 1964 में आपका कोठारी कमीशन आया और उसकी सिफारिशें 1966 में इंदिरा गांधी ने लागू की, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को 14 साल तक के बच्चों को शिक्षित करना है और इसके ऊपर के लोगों की भी शिक्षा अगर वो पढ़ना चाहें तो उनकी व्यवस्था करनी है। साथ ही साइंस के क्षेत्र में हमें ज़्यादा ध्यान देना है, यानी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पर हमें ज़्यादा काम करना चाहिए। इसके बाद 1986 में राजीव गांधी के समय में एक नई शिक्षा नीति आई और 10+2 के तहत एक शिक्षा व्यवस्था की स्थापना की गई। अब कहा गया कि टीचर्स जो अपॉइंट किए जाएंगे वो पूरी तरह से ट्रेंड होने चाहिए, इसलिए बीएड की शिक्षा टीचर्स को दी जानी आवश्यक कर दी गई। साथ ही उन्होंने कहा अब कंप्यूटर हर बच्चे को सिखाया जाएगा, अब ताकि आगे आने वाला समय कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में एक क्रांति का युग बनकर भारत में स्थापित हो, लोग ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित हो सकें, एक डिजिटल क्रांति का दौर आए, ऐसा राजीव गांधी की परिकल्पना थी। 1990 में मंडल कमीशन आया और इसने यहाँ की शिक्षा व्यवस्था में एक मूलभूत परिवर्तन किया। इस कमीशन की जो सिफारिशें थी उसकी वजह से अब पहली बार भारतीय शिक्षा व्यवस्था में आरक्षण लागू हुआ। इसके पहले भारतीय शिक्षा व्यवस्था में आरक्षण नहीं था। बच्चे या टीचर्स अपनी योग्यता के आधार पर शिक्षा पाते थे और टीचर्स अपनी योग्यता के आधार पर नौकरी पाती थी। पर मंडल कमीशन ने एक वर्ग को यह अधिकार दे दिया कि वो नौकरी में भी आरक्षण पाएगा और शिक्षा में जब एडमिशन होगा तो उन्हें भी एक सहूलियत दी जाएगी एडमिशन होने की। उतना तो ठीक है कि बच्चों को आप प्रोत्साहित करना चाहते हैं, उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें हम
आरक्षण देंगे ताकि अगर किसी तरह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिले। लेकिन टीचर्स को जो आरक्षण के तहत भर्ती की गई, इसने हमारी शिक्षा व्यवस्था को चरमरा के रख दिया। क्यों? कैसे? जो टीचर्स थे वो उतने योग्य हों या ना हों, लेकिन उन्हें अपने SC ST के तहत आने के कारण नौकरी मिल जाएगी। वो अब कंपटीशन में जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनसे कमतर अंक लाने पर भी नौकरी के हकदार होंगे। इस व्यवस्था के कारण जो सरकारी स्कूल थे उनकी जो एजुकेशन सिस्टम था वो पूरा डाउनफॉल की ओर चला गया और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ऊपर की ओर बढ़ते चले गए। अब जो बड़े घर के बच्चे थे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में अपने उनके एडमिशन्स होने लगे। 1990 के बाद शिक्षा व्यवस्था में हम एक बदलाव देखते हैं। अब जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स थे ये जगह जगह हमें खुले हुए दिखाई देने लगे और जो सरकारी स्कूल थे इनकी व्यवस्था बद से बदतर दिखाई देने लगी। अब जो टीचर्स थे वो किसी भी तरह सिर्फ स्कूल में नौकरी पाना चाहते थे ताकि उनके परिवार का खर्चा चलता रहे। उन्हें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं रह गया था कि उनके यहाँ बच्चे आते हैं पढ़ने या नहीं आते हैं। और इधर जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स थे इनमें भीड़ बढ़ने लगी क्योंकि यहाँ पर एक तो अंग्रेज़ी माध्यम से शिक्षा दी जाने लगी और दूसरा था जो सक्षम पेरेंट्स होते हैं जो थोड़ा सा भी अफोर्ड कर सकते हैं इन इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाने का, वो वहाँ पर ही अपने बच्चों को प्रेफर करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती है। ये जो सरकारी विद्यालय ये ज़्यादातर राज्य स्तरीय केंद्रीय सरकार के अधीन जो विश्वविद्यालय हैं वहाँ पर आज भी बेहतर शिक्षा हम देखने को पाते हैं। वहाँ आज भी योग्य टीचर्स हमें दिखाई देते हैं, पर जो राज्य के विद्यालय हैं इनकी बुरी व्यवस्था हमें देखने को मिलती है। इन प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के उदय के साथ ही हम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का भी उदय देखते हैं। अब माना गया कि अगर हमें IAS बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है तो हमें कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाना पड़ेगा। उनको लगता है कि अगर हम यहाँ नहीं गए तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, हमारे नंबर अच्छे नहीं आएंगे। और ये कोचिंग इंस्टीट्यूट लोगों की इस मानसिकता का फ़ायदा भी उठाते हैं, जबकि हमारे सामने कई ऐसे उदाहरण रहे हैं जब बच्चे अपनी मेहनत से, अपनी लगन से उच्च पदों पर पहुँचे या अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लिया। अब अगर हम बात करें प्राचीन शिक्षा व्यवस्था और आधुनिक शिक्षा व्यवस्था की, कि मैंने ये दो टॉपिक इसीलिए उठाए थे कि एक हमें अवलोकन करना चाहिए दोनों शिक्षा व्यवस्थाओं के बीच में कि दोनों में क्या बेहतर है। आधुनिक शिक्षा व्यवस्था मूल्य आधारित शिक्षा व्यवस्था है। अगर आपके पास पैसा है तो आप अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं। प्राचीन शिक्षा व्यवस्था मूल्य आधारित नहीं है। यहाँ पर आपके पास धन हो या ना हो लेकिन आपका बच्चा पढ़ेगा। दूसरी हम जो देखते हैं कि जो आधुनिक शिक्षा व्यवस्था है ये 3 साल के बच्चों को दी जा रही। 3 साल के बच्चे अपना बचपन छोड़ के स्कूलों की ओर भागने लगे। अब पेरेंट्स के मन में है कि हमारा बच्चा रेस में सबसे आगे दिखाई दे, यानी अब बच्चे रेस का घोड़ा बन गए हैं इस आधुनिक शिक्षा व्यवस्था की वजह से। ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे नंबर लाओ, इसका प्रेशर बच्चों के ऊपर है। समाज में क्या हमारी रेपुटेशन रह जाएगी अगर तुम्हारे नंबर अच्छे नहीं आए, तुम्हें अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं मिला, तुम अच्छे पोजीशन पर नहीं हो। अब ये प्रेशर बच्चों के ऊपर ज़्यादा हो गया। अब उनका जो ओवरऑल डेवलपमेंट है उस पर कम फोकस हो गया है। प्राचीन शिक्षा व्यवस्था में ऐसा नहीं था। पुराने ज़माने में ज्ञान प्राप्त करना महत्वपूर्ण था। कितने समय में प्राप्त किया ये महत्वपूर्ण नहीं था। दूसरी चीज़, उस समय के ज्ञान से जो बच्चा तैयार होता था वो समाज में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। वो पूरी तरह से शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार होकर आता था। अब
जो आजकल की शिक्षा व्यवस्था है ये एक रेस की तरह हो गई है। अब ज्ञान प्राप्त करना महत्वपूर्ण नहीं है, अब अच्छे नंबर लाना महत्वपूर्ण है, अब बच्चे का अच्छा इंस्टीट्यूशन होना महत्वपूर्ण है। जो बच्चे को रेस का घोड़ा बनाती, इसकी वजह से बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर होता है कि वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। वो अपने मन की बात किसी से कह नहीं पाते हैं। इस शिक्षा व्यवस्था का ये एक गंभीर पहलू है जिस पर हमें ध्यान देना होगा। हमें बच्चों को एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था की ओर ले जाना होगा जहाँ पर वो अपनी रुचि से अपनी पसंद के क्षेत्र को चुन सकें। उनको ना केवल ज्ञान मिले बल्कि उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो, उनमें स्किल्स भी डेवलप की जाए। ऐसी शिक्षा व्यवस्था लागू की जानी चाहिए। स्किल डेवलपमेंट से वो अपनी आजीविका के बारे में सोच सकता है, जो एक महत्वपूर्ण विषय है जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं 2020 में आई नई शिक्षा नीति पर आपसे बात करूँगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। धन्यवाद।